अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साल था 1933। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के नए नए चांसलर बने थे और अपने दीगर कामों के साथ उन्होंने कुछ लोगों को लेटर्स लिखे। इन्हीं में से एक लेटर फर्डिनेंड पोर्श के पास आया। जी हाँ, ये वही पोर्श है जिन्हें आप स्पोर्ट्स कार की वजह से जानते हैं। लेकिन आखिर उस लेटर में ऐसा क्या था जिसने हिटलर और फर्डिनेंड को अच्छा दोस्त बना दिया? वर्ल्ड वॉर 2 में पोर्श का क्या रोल रहा और किस तरह लग्जरियस कार ब्रांड पोर्श ने मार्केट में अपने कदम जमाए, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना। सितंबर 1875 को फर्डिनेंड पोर्श ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के छोटे से गांव में पैदा हुए। ये इलाका अब चेक रिपब्लिक के अंडर आता है। उनके फादर एक ब्लैक स्मिथ थे जो कि इनका फैमिली बिजनेस था। वो बचपन से ही अपने फादर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते थे, लेकिन इसमें उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें स्कूल जाना और पढ़ाई करना ज्यादा पसंद था। लेकिन फर्डिनेंड जब 14 साल के हुए तो उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, तो अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए उन्हें स्कूल को खैराबाद कहना पड़ा। इसी दौरान इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल काफी बढ़ रहा था, जिसमें फर्डिनेंड भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। बट उनके फादर को लगता था ये सब फजूल है एंड ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। लेकिन बेटे को इतना पैशनेट देखकर उन्होंने फर्डिनेंड को राइजनबर्ग के इंपीरियल टेक्निकल स्कूल में एडमिट कर दिया। अब बेसिक्स तो उन्होंने बहुत ही जल्दी सीख ली। इसके साथ साथ कुछ ही टाइम में उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक मोटर भी जनरेट कर ली और अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए अपने पूरे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए। और इसी इंप्रेशन के नतीजे में उन्हें अपना करियर परस्यू करने की इजाजत मिल गई। तो 1893 में 18 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ा और वियना में मौजूद एक इलेक्ट्रिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर बेला एगर एंड को ज्वाइन किया। वहां उन्होंने कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक व्हील हब मोटर बनाई, जिसे किसी भी टायर के साथ अटैच करके उसे रोटेट करवाया जा सकता था। उस जमाने में ऑटोमोबाइल्स का दौर शुरू हो रहा था, जो कि न सिर्फ आम लोगों को एक्साइट कर रहा था बल्कि उन इंजीनियर्स को भी जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे थे। और इन्हीं इंजीनियर में से एक फर्डिनेंड पोर्श भी थे। तो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और एक कार मैन्युफैक्चरर जैकब लोनर एंड को ज्वाइन किया। वहां उन्होंने अपनी पहली कार पोर्श P1 बनाई, जो कि फुली इलेक्ट्रिक कार थी विद अ रेंज ऑफ 80 किलोमीटर्स और जिसकी टॉप स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर्स थी। उन दिनों कार्स ट्रांसपोर्टेशन के बजाय ज्यादातर रेस के लिए इस्तेमाल होती थी, तो पोर्श को ऐसी ही कार बनानी थी जो कि रेस में परफॉर्मेंस दिखा सके। तो ईयर 1900 तक तो उन्होंने P1 को इम्प्रूव किया और इसमें एक इंटरनल कंबस्शन इंजन लगा दिया। इस तरह दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार इजाद हुई, जिसका नाम लोनर पोर्श इलेक्ट्रोमोबाइल था। इस कार ने काफी सारे इवेंट्स जीते और बहुत से स्पीड रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए और साथ ही साथ फर्डिनेंड को भी फेमस कर दिया। इसके बाद उनकी जैकब लोनर के साथ पार्टनरशिप खत्म हो गई, लेकिन फौरन ही एस्ट्रो डाइमलर ने उन्हें एज अ चीफ डिजाइनर हायर कर लिया, जो कि उस वक्त कंबस्शन इंजन की मार्केट लीडर थी। यहाँ उन्होंने अपनी पहली पेट्रोल इंजन कार एस्ट्रो डाइमलर माया को डिजाइन किया। ये कार स्पेसिफिकली 1910 में होने वाली प्रिंस हेनरी ट्रायल रेस के लिए बनाई गई थी और इम्प्रेसिवली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पोजीशन को माया ने अपने नाम किया। लेकिन 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और डाइमलर ने कार के बजाय एस्ट्रो हंगेरियन अंपायर को वॉर मशीनरी सप्लाई करना शुरू की। और फर्डिनेंड ने भी काफी सारे एयरक्राफ्ट, एयरशिप, मिसाइल्स और आर्टिलरी ट्रैक्टर डिजाइन किए। खैर, वॉर के बाद डाइमलर ने दोबारा रेस कार पर काम शुरू किया और फर्डिनेंड ने 1922 में ऑस्ट्रो डाइमलर साशा को डिजाइन किया, विच वाज सो गुड कि इसने 53 में से 43 रेसेस को जीता। इसके बाद ऑस्ट्रो डाइमलर और बेंज कंपनी मर्ज हो गए और अब ये कंपनी डाइमलर बेंज थी और फर्डिनेंड पोर्श, जो कि अब कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर थे, स्टटगार्ट मूव हो गए। वहां उन्होंने कंपनी को एज अ चीफ इंजीनियर डिजाइन किया, जो कि उस वक्त अपनी एस सीरीज कार पर काम कर रही थी। इस सीरीज की पहली कार मर्सिडीज बेंज SSK को लॉन्च किया गया, जो कि पोर्श ने ही डिजाइन की थी। इस कार के डिफरेंट वेरिएंट्स थे, विच HP रेंजिंग फ्रॉम 200 to 300 एंड टॉप स्पीड ऑफ 190 to 235 किलोमीटर पर आवर। ये दुनिया की फास्टेस्ट कार थी एंड कुछ ही टाइम में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कार भी बन गई। इसके बाद उन्होंने इसके कुछ वर्जन्स को भी लॉन्च किया, लाइक ट्रॉसी रोडस्टर। लेकिन कुछ ही टाइम में कंपनी और फर्डिनेंड के दरमियान क्रिएटिव डिफरेंसेस आने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने डाइमलर बेंज को छोड़ दिया और एक नई कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन 1930 में होने वाले ग्रेट डिप्रेशन की वजह से वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और अब फर्डिनेंड जॉबलेस थे। अब फर्डिनेंड ने एक बड़ा स्टेप लिया और अपनी खुद की कंपनी पोर्श GmbH को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने अपने फॉर्मर एसोसिएट्स को ऐड किया और अपने बेटे फेरी पोर्श को भी। लाइक फादर लाइक सन, ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग एंड ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंपनी। अब कंपनी ने डायरेक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट नहीं की, पर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को कंसल्टिंग ऑफर की। लेकिन फर्डिनेंड की रेप्यूटेशन के बावजूद भी क्लाइंट्स तो नहीं आए, पर एक लेटर जरूर आया, जिसकी सोर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हिटलर ने ये लेटर कंट्री के बेस्ट कार इंजीनियर्स को लिखे थे और उन्हें एक मीटिंग में इनवाइट किया था, जिसमें उन्होंने अपना प्लान बताया कि उन्हें एक ऐसी कार चाहिए जिसे हर जर्मन अफोर्ड कर सके,
जिसमें 5 लोगों की कैपेसिटी हो, फ्यूल एफिशिएंट हो और चीप भी। स्पेसिफिकली नॉट मोर देन 990 राइक मार्क्स, ये उस वक्त की जर्मनी की करेंसी थी। इस प्रोजेक्ट को वोल्क्सवैगन का नाम दिया गया, मतलब पीपल्स कार। अब कुछ इंजीनियर को ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फर्डिनेंड ने कुछ ही टाइम में एक ऐसी कार डिजाइन कर ली जो कि हिटलर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थे, तो कॉन्टैक्ट पोर्श कंपनी को मिल गया। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि फर्डिनेंड ने हिटलर के साथ पार्टनरशिप सिर्फ अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए की थी और वो नाजी आइडियोलॉजी से भी एग्री नहीं करते थे, और इसी पार्टनरशिप की वजह से उनका प्रॉफिट 1934 में जो 3000 राइक मार्क्स था वो 1944 तक 2 मिलियन राइक मार्क्स तक पहुंच गया था। खैर 1934 में वोल्क्सवैगन की पहली कार बीटल पर काम शुरू हुआ और जब ये रिलीज हुई इट इंस्टेंटली बिकेम पॉपुलर एंड द मोस्ट सक्सेसफुल कार एवर। लेकिन 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, जिसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और अब वोल्क्सवैगन की फैक्ट्री कार्स के बजाय वॉर मशीन्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, जिसमें फर्डिनेंड ने भी पार्ट लिया एज ही वाज वन ऑफ द फेवरेट इंजीनियर्स ऑफ हिटलर। पोर्श ने इस बार शिफ्टवैगन, मिलिट्री वर्जन ऑफ बीटल, V1 फ्लाइंग बॉम्ब और एलिफेंट टैंक डिस्ट्रॉयर को डिजाइन किया, जिसकी वजह से उन्हें SS का रैंक भी दिया गया। लेकिन 1944 में जब हिटलर का डाउनफॉल शुरू हुआ तो फ्रेंच आर्मी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, मेनली ड्यू टू हिज SS रैंक एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग वॉर मशीनरी। पोर्श का फ्यूचर अब फ्रेडरिक के बेटे फेरी के हाथ में था। उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन सिर्फ इसलिए छोड़ा गया ताकि वो अपने फादर के लिए बेल की अमाउंट जमा कर सकें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फेरी डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में काफी इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने फौरन ही एक इटालियन कंपनी सिसिटालिया के साथ डील की और सिसिटालिया 360 बनाई। ये कभी रेस ट्रैक पर तो नहीं आ सकी, लेकिन फेरी को उनका कट मिल गया और इस अमाउंट से उन्होंने अपने फादर को आज़ाद करवाया। लेकिन जेल से छूटने के बाद उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो बीमार रहने लगे। अब फेरी ने अपने फादर की ड्रीम को पूरा करने के लिए पोर्श की जिम्मेदारी उठाई और वो वोल्क्सवैगन के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने गए और उन्हें डॉक्यूमेंट से प्रूफ किया कि वोल्क्सवैगन बीटल वॉर से पहले फर्डिनेंड पोर्श ने डिजाइन की थी। इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से पोर्श को 2 डील्स मिली। पहली ये कि वो वोल्क्सवैगन के पार्ट्स अपनी कार में यूज कर सकेंगे और दूसरा, हर बीटल के प्रोड्यूस करने पर वोल्क्सवैगन एक स्पेसिफिक लाइसेंस फीस पोर्श को पे करेगी। फेरी की इस बिजनेस विक्ट्री की वजह से पोर्श को फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चर करने के काबिल हो गए और 1948 में उन्होंने अपनी पहली कार पोर्श 356 को लॉन्च किया। अब ये बेस्ट कार तो नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी सेल्स थोड़ी डाउन थी, लेकिन कार लवर्स को ये कार बहुत पसंद आई, स्पेशली फर्डिनेंड को। उनको अपने बेटे पर बहुत फख्र था दैट ही हैज नाउ हिज ओन कार कंपनी, लेकिन वो कंपनी के एक्सट्रीम पीक को नहीं देख सके और 1951 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद 356 को माइनर इंप्रूवमेंट के साथ ले मैंस रेस में लॉन्च किया गया, जिसमें सिर्फ कार ही नहीं जीती बल्कि कंपनी भी जीत गई, क्योंकि इसके साथ ही पोर्श की सेल्स आसमानों को छूने लगी। लेकिन अभी भी 356 बीटल का ही एक एडवांस वर्जन थी, तो फेरी के बेटे फर्डिनेंड अलेक्जेंडर पोर्श ने इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का इरादा किया। Following his family foot, he was also a design enthusiast and got his training from design department of Porsche. अब उन्होंने मिलकर अपनी आइकॉनिक 911 पर काम शुरू किया और जब सितंबर 1964 में वो रिलीज हुई तो अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस, स्पीड और रिलायबिलिटी की वजह से उनकी बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई। इनफैक्ट ये इतनी रिलायबल थी कि 70% 911 जो उस दौर में बनी थी वो अभी रोड पर मौजूद है। इसने रेस ट्रैक पर डेब्यू 1965 में किया और तकरीबन अपनी सारी ही रेसेस को जीता, स्पेशली मोंटे कार्लो रैली में 3 साल तक कंसेक्यूटिवली फर्स्ट प्लेस डिफेंड किया। इसके बाद 1970s में फेरी ने रिटायरमेंट लेने का इरादा किया और चूंकि उनका कोई बेटा उनकी पोजीशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं था तो उन्होंने कंपनी के शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। इस तरह कंपनी से फैमिली की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई, लेकिन पोर्श कंपनी ने रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन 1986 में डॉलर एक्सचेंज रेट के गिरने की वजह से बहुत से मसाइल खड़े हुए और कंपनी की सेल्स भी 23,000 यूनिट्स तक गिर गई और उन्हें 230 मिलियन डच मार्क्स का नुकसान हुआ। ये सेल 1993 तक गिरकर सिर्फ 13,000 यूनिट्स तक रह गई थी और कंपनी अब बैंकरप्सी के एंड पर थी। तो 1996 में बॉक्सटर को लॉन्च किया गया। ये 911 का ही एक अफोर्डेबल वर्जन था और इसने कंपनी को बैंकरप्सी से बचा लिया, क्योंकि उस साल सिर्फ बॉक्सटर के ही 14,000 यूनिट सेल हुए थे। लेकिन अभी भी कंपनी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। उन दिनों अमेरिका में SUVs काफी ट्रेंड कर रही थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि 1999 में SUVs ने रेगुलर कार की सेल्स को सरपास कर दिया था। तो पोर्श ने भी SUV इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का इरादा किया, लेकिन SUV कंपनी की इमेज के साथ सूट नहीं कर रही थी। इसी वजह से प्रोजेक्ट को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पहली SUV पोर्श केनी को लॉन्च कर दिया
और ऐसा पहली बार हुआ था कि पोर्श की किसी कार में 4 दरवाजे थे। लेकिन ये एसयूवी ना सिर्फ उनकी बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई बल्कि फैन फेवरेट भी, और इस स्पोर्टी एसयूवी ने कंपनी को दोबारा जिंदा किया और अब पोर्श वोल्क्सवैगन के अंडर है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट कार मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको जानना है कि किस तरह इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला को एक साथ सेव किया तो आप यहाँ क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि किस तरह यम ब्रांड ने KFC, टाको बेल और पिज़्ज़ा हट को एक्वायर किया तो यहाँ क्लिक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।